हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगी कि ऐसे कौन से फूड्स और वेजिटेबल्स हैं जो थायराइड ग्लैंड को हिट करते हैं और थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता। T3 T4 प्रॉपरली रिलीज नहीं होते हैं थायराइड ग्लैंड से, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है। हमारा जो ये थायराइड ग्लैंड है, जब वो T3 और T4 हार्मोन्स जो है वो प्रॉपरली रिलीज ना करे तो उससे हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म। अब अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो होती है वो फेस करना पड़ती हैं। दैट इज फीलिंग कोल्ड मोर देन नॉर्मल, टायर्डनेस, फटीग, मसल वीकनेस, ईचिंग, हेयर लॉस, कॉन्स्टिपेशन, अनएक्सपेक्टेड वेट गेन, स्लीपीनेस, itching, dry skin, poor concentration, heavy and irregular periods and depression। ये बहुत सारे ये सिम्टम्स हैं जो कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो देखने को मिलते हैं। अब क्या था कि 1928 में रिसर्च हुई थी जिसमें कि साइंटिस्ट ने बताया कि कुछ ऐसे फूड्स हैं जिसमें ग्वाइट्रोजेनिक कंपाउंड होता है। ग्वाइट्रोजेनिक कंपाउंड्स कुछ फूड्स और वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ये थायराइड ग्लैंड को ठीक से फंक्शन नहीं करने देता। T3 T4 ग्लैंड जो होते हैं वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। वो जो ग्वाइट्रोजेनिक कंपाउंड्स हैं वो किन किन वेजिटेबल्स और फूड्स में पाए जाते हैं, अब मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, हमें जो सबसे पहले फूड अवॉइड करना है जिसमें ग्वाइट्रोजेनिक कंपाउंड पाया जाता है, दैट इज क्रूकीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूकीफेरस वेजिटेबल्स जो होती हैं जैसे कि बंद गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो कि जिनको जो पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं, जिस कैटेगरी को हम क्रूकीफेरस कैटेगरी बोलते हैं, और इसमें ग्वाइट्रोजेनिक कंपाउंड जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। होता है कि ये जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स है, कुछ ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स भी हैं जो कि जिसमें ग्वाइट्रोजेनिक कंपाउंड जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और T3 T4 जो है वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड इज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। अब क्या है कि कुछ लोगों को लगता है कि जितनी भी ये हरी और पत्तेदार सब्जियां हैं वो सब जो है वो ग्वाइट्रोजेनिक होती हैं। जी नहीं। अब जैसे पालक है, पालक जो होती है वो बहुत अच्छी है, वो ग्वाइट्रोजेनिक प्रोडक्ट नहीं है। अब जो ग्वाइट्रोजेनिक जो कंपाउंड जिन वेजिटेबल्स में पाया जाता है वो कौन कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं या फूड्स होते हैं, जो फूड्स जो होते हैं बल्कि इन शेप हो, प्लस इनमें पैटल्स जो होती है, मल्टीपल पैटल्स जो होती हैं, वही फूड जो होते हैं वो ग्वाइट्रोजेनिक वेजिटेबल्स कैटेगरी में आते हैं। अब क्या है कि इससे क्या होता है कि ये क्या है कि जब ये क्यूसीफोरस जो प्रोडक्ट्स होते हैं या वेजिटेबल्स हैं, क्यूसीफोरस वेजिटेबल्स जो होती हैं, ये क्या होता है कि ये अगर आप इन वेजिटेबल्स को पसंद करते हैं खाना, तो आप क्या है कि इसमें ये होता है कि अगर ये क्यूसीफोरस प्रोडक्ट्स वेजिटेबल्स को अगर आप अच्छे से पका लेते हैं, अच्छे से अगर आप इसको पकाएंगे तो उससे क्या होता है कि उसमें ग्वाइट्रोजेनिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कम हो जाती है, उसका इफेक्ट जो होता है ना वो कम हो जाता है। अगर कभी वंस इन द मून अगर आप लेना भी चाहें तो इनको आप अच्छे से पका सकते हैं। अच्छे से पकाने से इसका जो ये ग्वाइट्रोजेनिक इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। अब बात करेंगे सेकेंड फूड की। सेकेंड फूड जो है दैट इज सोया। सोया जो होता है इसमें आइसोफ्लेवोन्स नाम का एक कंपाउंड जो है वो पाया जाता है। एक्चुअली जो सोया है ये गुड सोर्स ऑफ दिस प्रोटीन है, प्लस ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है इसमें, एंटी कैंसर प्रोडक्ट, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज जो हैं ये इसमें रहती हैं। बट ये जो सोया है ये ग्वाइट्रोजेनिक कैटेगरी में आता है, ग्वाइट्रोजेनिक प्रॉपर्टी सोया में भी रहती है। सोया वैसे तो बहुत हेल्दी है, लेकिन ग्वाइट्रोजेनिक प्रॉपर्टी होने की वजह से स्पेशली थायराइड पेशेंट जो होते हैं उनको इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये T3 T4 को प्रॉपरली वर्क जो है नहीं करने देते। प्लस इसमें जो कंपाउंड जैसे मैंने बताया अभी आइसोफ्लेवोन्स जो इसमें कंपाउंड रहता है वो भी T3 T4 को प्रॉपर फंक्शन नहीं करने देता और वो प्रॉपरली रिलीज नहीं होते थायराइड ग्लैंड से।
अब हमारे पास हर एक चीज का ऑल्टरनेट है। जैसे सोया है, सोया की जगह अगर आप प्रोटीन और कैल्शियम रिच फूड लेना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया कि सोया जो है गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो सोया के जगह पे इंस्टेड ऑफ सोया यू हैव टू टेक अ पनीर। ठीक है, सोया को आप सोया की जगह आप पनीर ले सकते हैं। जैसे आप सोयाबीन्स ऑयल अगर यूज कर रहे हैं तो उसके जगह पे आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। सोया मिल्क अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके जगह पे आप डायरी मिल्क जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे सोया होता है 100 ग्राम प्रोटीन जो सोया में रहती है, उतना ही आपको प्रोटीन जो है वो पनीर से, ओट से, दालों से, मतलब पल्सेस वगैरह से आपको इतना प्रोटीन जो है वो मिल जाता है जितना 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है आपको सोया से मिलता है। अब मैं बात करूंगी थर्ड प्रोडक्ट की जो आपको अवॉइड करना है, दैट इज स्टोन फ्रूट्स। स्टोन फ्रूट्स जो है वो, स्टोन फ्रूट्स में कौन कौन से फ्रूट्स जो है इस कैटेगरी में आते हैं, सबसे पहले मैं वो डिस्कस करूंगी। दैट इज प्लम्स, चेरी, एप्रिकॉट, पीचेस, पियर, मैंगो। ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि आपको थायराइड में नहीं लेने चाहिए। स्टोन फ्रूट्स कैटेगरी में आते हैं ये फ्रूट्स। ये हेल्थ बेनिफिट्स तो इसके बहुत हैं, ये बहुत ही बढ़िया है खाने में, बट गाइट्रोजेनिक प्रॉपर्टी इसमें होने की वजह से क्या होता है कि ये थायराइड के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड पे ये इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो होता है वो T3 T4 को प्रॉपरली रिलीज नहीं कर सकते, और अगर वो रिलीज हो भी रहा है मतलब इनफ अमाउंट में, तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते। वैसे तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर कंट्री मानी जाती है, प्लस हमारे इंडिया में ही खुद के 50 इंडिजिनस फ्रूट्स हैं, लेकिन आपको मतलब आप और भी इसकी जगह पे और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कि आप खा सकते हैं। अब मैं बात करूंगी फोर्थ प्रोडक्ट की जो कि आपको अवॉइड करना है थायराइड में, दैट इज मिलेट्स। मिलेट्स जो होते हैं ये बहुत हेल्दी हैं, ग्लूटेन फ्री हैं, मतलब सुपर फूड माना जाता है, बट थायराइड में पेशेंट को ये मैलेट्स जो होता है ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो मैलेट होता है, ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड को सप्रेस करता है, और थायराइड ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज नहीं कर पाता, जैसे T3 T4 TSH हार्मोन्स जो होते हैं जो इस ग्लैंड से रिलीज होते हैं वो प्रॉपरली जो है वो रिलीज नहीं हो सकते। आपको मैलेट को भी अवॉइड करना है अपनी डाइट से। अब मैं बात करूंगी फिफ्थ प्रोडक्ट की, दैट इज ग्लूटेन। ग्लूटेन जो होता है वो एक्सेस अमाउंट में अगर आप ग्लूटेन ले रहे हैं तो उससे क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं कर सकता, और थायराइड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, प्लस उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो एग्रीवेट हो जाएंगे, और आपके मतलब जो सिम्टम्स जो इंक्रीज हो जाएंगे, आपका थायराइड ग्लैंड जो होता है वो प्रॉपरली डेड हो जाएगा काम करने के लिए। इसीलिए ग्लूटेन को भी आपको अवॉइड करना है अगर आप थायराइड से सफर कर रहे हैं तो। सिक्स्थ आ गया कैफीन। कैफीन जो होता है ये क्या करता है कि ये T4 हार्मोन जो होता है उसकी एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है। ऑलरेडी जो मैंने जैसे कहा कि हार्मोन T3 T4 जो है वो ऑलरेडी रिलीज नहीं हो रहे हैं, वो ऑलरेडी थायराइड हार्मोन जो ग्लैंड है वो ये हार्मोन जो T3 T4 को रिलीज नहीं कर रहा है, वो उनको प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अगर T4 ऑलरेडी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और अगर आप कैफीन ले रहे हैं वो T4 के एब्जॉर्प्शन को भी स्लो डाउन कर रहा है, इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आपने जो हाईली कैफिनेटेड चीजें जो भी हैं आपने उसको अवॉइड करना है, आपने उनको कम खाना है, और कैफीन को कभी भी एम्प्टी स्टमक जो है वो नहीं लेना है। कभी भी एम्प्टी स्टमक कैफीन को कंज्यूम नहीं करना है, स्पेशली थायराइड पेशेंट्स के लिए। अगर आप कैफीन के हैप्चुअल हैं कि आपको कैफीन लेना है, इंस्टेड ऑफ कैफीन आप ग्रीन टी ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आपको कॉफी की ही क्रेविंग हो रही है कि नहीं भाई हैप्चुअल है, क्रेविंग हो रही है, कॉफी लेनी है, तो कॉफी के जगह पे आप स्विच करके आप टी ले सकते हैं, आप चाय ले लो कॉफी की जगह, क्योंकि एक कप ऑफ कॉफी में 95 mg जो है वो कैफीन रहता है, और सेम एक कप ऑफ टी में 45 mg जो है कैफीन रहता है। 2 cup of tea is just equal to 1 cup of coffee, क्योंकि कॉफी में 95 mg कैफीन है और एक कप ऑफ टी में 45 mg कैफीन है।
सो आप 2 कप चाय भी अगर लेते हैं तो वो 1 कप ऑफ कॉफी के बराबर होता है। सो कोशिश कीजिए कि आप कॉफी को अवॉइड करें। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग है तो कॉफी से स्विच करके आप अपनी चाय जो है वो ले सकते हैं। प्रोडक्ट आ गया स्वीट्स। स्वीट्स को थायराइड पेशेंट को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि थायराइड पेशेंट का मेटाबॉलिज्म जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्लो है, और स्वीट्स जो होते हैं वो हाईली कैलोरी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर आप स्वीट्स और ज्यादा ले लोगे तो उसकी प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होगी, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगी, फैट डिपॉजिट बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो इससे भी आपके सिम्टम्स जो है वो वर्सन हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाएंगे और आपको दिक्कत दे सकते हैं। सो हमेशा कोशिश करनी है कि स्वीट्स को भी आप अवॉइड करें ड्यूरिंग थायराइड। उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं मैं वो भी डिस्कस कर देती हूँ, एक जल्दी से बता देती हूँ कि कौन कौन से फूड्स होते हैं या प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेलेनियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपको अपनी डाइट में इंक्रीज करने हैं। उसके अलावा जिंक रिच फूड्स जो होते हैं उसको भी इंक्रीज करना है। जिंक रिच फूड्स में जैसे सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गई, एग हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गई। सो इन सीड्स को आप अपने डाइट में ले सकते हैं। सेकेंड आ गया प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स। प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स को भी अपनी डाइट में आप बढ़ाइए, जैसे योगर्ट वगैरह हो गए। तो योगर्ट से भी आपका जो डाइट मेटाबॉलिज्म जो वो स्ट्रांग होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगी और आपके सिम्टम्स जो है वो सबसाइड होंगे। उसके अलावा आयोडीन रिच फूड्स जो है आपको ज़्यादा लेने हैं, जैसे एग हो गया, फिश हो गया। इसमें भी आयोडीन जो होता है बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स जो हैं ये भी आपको भरपूर मात्रा में जो है लेना है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक कमेंट शेयर जो है जरूर करना। थैंक यू सो मच।